सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी के मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान की सुपारी अब अनमोल बिश्नोई को दे दी है। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को कई बार जान से मारने की धमकी दे चुका है। उसके बाद सलमान खान की जो सुरक्षा है वो और बढ़ा दी गई थी। लॉरेंस बिश्नोई ने पहले गैंगस्टर संपत नेहरा और दीपक टीनू को ये काम सौंपा था, लेकिन अब ये खबर आई है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ये काम अनमोल बिश्नोई को दे दिया है। आगे बढ़ रहे हैं, पंजाब की बात करते हैं, जहां पर नशा तस्करी और शराब तस्करी रोकने के लिए 4 राज्यों और चंडीगढ़ पुलिस के साथ मिलकर पंजाब पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया है, जिसका नाम ऑपरेशन सील 3 दिया गया है। पंजाब की सीमा जिन राज्यों के साथ जुड़ी हुई है, वहां के जिलों में नाकेबंदी की गई। 347 ग्राम हेरोइन, 500 ग्राम चरस, 263 लीटर अवैध शराब और 45 लाख रुपए बरामद किए गए। कुल 5,726 गाड़ियों की चेकिंग हुई है। 329 गाड़ियों के चालान काटे गए हैं और 25 गाड़ियों को जब्त भी किया गया है। इस मामले में 40 FIR दर्ज की गई हैं और 49 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है। यह अभियान पंजाब के DGP गौरव यादव के निर्देश पर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलाया गया था। उधर महाराष्ट्र से खबर आई, जहां पर ISIS मॉड्यूल पर NIA ने एक नया खुलासा किया है। NIA का यह कहना है कि मुंबई महाराष्ट्र में ISIS का स्लीपर सेल तैयार हो रहा था। आतंकी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए ट्रेनिंग भी दी गई थी और बम बनाने के लिए भी 2 दिनों की ट्रेनिंग रखी गई थी। पुणे की ट्रेनिंग में था पड़गा से गिरफ्तार शमील नाचन। वहां पर तैयार विस्फोटक पुणे भी लाए गए थे। NIA ने कोर्ट को बताया कि पुणे मुंबई में आतंकी साजिश को अंजाम देने की तैयारी चल रही थी। पुणे, मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी और गोंदिया से अब तक 10 संदिग्ध NIA ने गिरफ्तार किए हैं। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ सीमा हैदर पाकिस्तान से बिना किसी परेशानी अवैध तरीके से भारत में दाखिल हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ 21 साल पहले एक एजेंट की गलती से पाकिस्तान पहुंची एक मां भारत आने को तरस रही हैं। मुंबई में उनका परिवार पुलिस से लेकर हर उस दरवाजे पर जाकर गुहार लगा चुका है जहां से उनकी आवाज भारत और पाकिस्तान की सरकारों तक पहुंच पाए, लेकिन अभी तक कोई सफलता उनके हाथ नहीं लगी है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह की रिपोर्ट। हाँ, टेंशन मत लो, तुम अच्छे से आ जाओ, हम लोग इंतजार कर रहे तुम्हारा। वीडियो कॉल पर बात कर रही 71 साल की हमीदा पाकिस्तान में है, जबकि उनकी बेटी और बहन मुंबई के कुर्ला में। 21 साल पहले विदेशों में नौकरी दिलाने वाले एजेंट की गलती से पाकिस्तान गई हमीदा वहां फंस कर रह गई हैं। 1 साल तक हम लोग वो एजेंट के घर जाते थे कि मेरी अम्मी गई है, उसका कोई फोन नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, कैसी है। तो बोले नहीं वो ठीक है, अच्छी है। फिर हम लोग घड़ी घड़ी जाते थे। फिर वो एजेंट घर छोड़ के वहाँ से चली गई। 1 साल के बाद से मेरी अम्मी का कोई कांटेक्ट नहीं था। पाकिस्तान का तो सोच भी नहीं सकते कि हम लोग वहाँ पाकिस्तान में गई होगी, कि दोहा, कतर और दुबई काम के लिए जाती। साल भर की कोशिशों के बाद परिवार ने उम्मीद छोड़ दी और सब भूल गए, लेकिन हमीदा वहाँ हर समय अपने बच्चों से मिलने के लिए तड़पती रहीं। आखिरकार 20 साल बाद पाकिस्तान के सामाजिक कार्यकर्ता वलीउल्लाह मारूफ के जरिए जब हमीदा का वीडियो वायरल हुआ तो मुंबई में परिवार को पता चला और फिर वीडियो कॉल के जरिए बात होने लगी और फिर हमीदा की दुख भरी कहानी सामने आई। उन्होंने बताया कि 3 महीना तो कोई झोपड़ी में इसमें थी, फिर वहाँ से निकली तो फिर एक शख्स ने उनसे शादी कर ली कि उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका था, उनके छोटे बच्चे थे। तो बोले इधर उधर भटकेंगे, अच्छी नहीं औरत जाते। तो मेरे बच्चों की रोटी खाना बनाने के लिए तो फिर उनके साथ में वो रहती थी, खाना बनाती थी। अब उनका भी वो भी ऑफ हो गए। यास्मीन ने बताया कि हमारे पिता 21 साल पहले मां के लापता होने के 3 महीने बाद ही गुजर गए थे। अब पाकिस्तान में मां को सहारा देने वाले दूसरे पति भी गुजर गए हैं। मां के पाकिस्तान में होने की जानकारी मिलने के बाद से ही परिवार हर उस दरवाजे पर गुहार लगा चुका है, लेकिन साल भर बाद भी कोई सफलता नहीं मिलती दिख रही, सिर्फ आश्वासन मिलता है। 20 साल से हम लोग बिछड़ गए। वही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द भेज दे हमारी बहन को। हम भाई बहन थे, हमारे 3 भाई गुजर भी चुके, एक बहन भी गुजर गई। अभी उनको हम लोग बताए भी नहीं है।
अच्छा, हमने बताया नहीं आपको? बताए उनको, हालांकि वो पूछते रहती बार बार। वो सबका नाम लेती है, पूछती है वो भाई कैसा, वो बहन कैसी, मगर हम उनको नहीं बताए। वही रिक्वेस्ट है कि हमारी बहन को जल्द से जल्द भेज दे। एक तरफ सीमा हैदर है जो पाकिस्तान से अवैध रूप से हिंदुस्तान आई है और अपने प्रेमी के साथ यहाँ खुलेआम रह रही है। दूसरी तरफ भारत की हमीदा बानो है जो गलती से पाकिस्तान पहुँच गई, लेकिन अब वो अपने परिवार के साथ हिंदुस्तान में अपने बच्चों से मिलने आना चाहती हैं, लेकिन नहीं आ पा रही हैं। मुंबई से कैमरामैन अशोक महार के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। भारत क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में और खासकर ईवी मोबिलिटी की दिशा में नए कदम बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला देश का पहला लिथियम आयन सेल्स के उत्पादन की जो सुविधा है उसका बहुत ज़्यादा विस्तार हो रहा है, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर चीन के एकाधिकार तोड़ने की दिशा में भी बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हमारी सहयोगी उमा सुधीर की रिपोर्ट। ये भारत की पहली कैथोड एक्टिव मटेरियल इकाई का खाका है जिसे लिथियम आयन बैटरियां बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलेंगे। सरकारी कंपनी ARCI ने टेक्नोलॉजी हैदराबाद में मौजूद ऑल्टमिन को एक पब्लिक प्राइवेट साझेदारी के तहत ट्रांसफर की, जिससे उम्मीद है कि इस वर्ग में चीन का एकाधिकार ध्वस्त होगा। जो देश हर पहलू में आत्मनिर्भरता चाह रहा है और जिसे हम शोध को बाजार तक ले जाना कहते हैं, उसकी ये शानदार मिसाल है। इकाई को उम्मीद है कि 2030 तक सालाना 30,000 मीट्रिक टन लिथियम फेरस फॉस्फेट या LFP बनाएगा, जिससे 10 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलेंगे और लगभग 3.5 करोड़ टन कार्बन विसर्जन कम होगा। भारत को 2025 तक 25 गीगावाट, 2030 तक 150 गीगावाट की जरूरत है। 2030 तक दुनिया भर की अनुमानित मांग 9 टेरावाट होगी। चीन लिथियम कार्बोनेट की सप्लाई चेन नियंत्रित करता है। इस वजह से सेल निर्माण और बैटरी पैक पर उसका नियंत्रण है। पूरी दुनिया को उसने अपने पर निर्भर कर दिया है। LFP एक ऐसा उत्पाद है जो हमारे देश को टिकाऊपन और स्वावलंबन की ओर ले जाएगा। देश में विकसित भारत के पहले CLFP, जिसे पेटेंट किए हुए सिंगल स्टेप सॉलिड स्टेट सिंथेसिस के जरिए बनाया गया है, उसका विस्तार काफी सस्ते में किया जा सकता है और इससे कोई रिसाव या बहाव नहीं होता। इसके जरिए भारतीय लिथियम आयन सुरक्षा, टिकाऊपन और किफायत जैसी चिंताओं को दूर करते हुए बैटरी सप्लाई चेन में अपनी जगह बना पाएगा। लिथियम आयन फॉस्फेट का थोड़ा कम वोल्टेज होता है। उसका NMC जैसा रेंज तो नहीं होता, लेकिन आप आराम से ड्राइव करके जा सकते हैं। शायद ज्यादा बड़ी बैटरी की जरूरत पड़े, लेकिन ये सुरक्षित भी है और किफायती भी। 2021 से पहले बैटरी उद्योग का सारा ध्यान NMC बैटरियों पर था, जो महंगी भी थी और गर्म मौसम वाले देशों के लिए नामुनासिब भी, जबकि भारत में निर्मित LFP ज्यादा सस्ती, सुरक्षित और रासायनिक तौर पर स्थिर है। हालांकि इसकी ऊर्जा थोड़ी कम जरूर है। हैदराबाद से उमा सुधीर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब खबर बेंगलुरु से। यहाँ ओला उबर की तर्ज पर नम्मायात्री ऐप शुरू किया गया है। इस नए ऐप से कैब और ऑटो में सफर करने वाले यात्रियों को भी फायदा होगा और ऑटो चालकों को भी। साथ ही इस ऐप के जरिए महिला चालकों को अभी काफी बढ़ावा दिया जा रहा है और उससे कहीं ना कहीं वो प्रेरित भी हो रही है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑटो रिक्शा चालक संघ और जसपे टेक्नोलॉजीज के नम्मायात्री ऐप का इरादा ओला और उबर के वर्चस्व को चुनौती देने के साथ साथ कारोबार और कमीशन के नियमों को भी बदलना है। इसकी कामयाबी का मंत्र है कि यात्री कम पैसे दें, फिर भी चालकों की ज्यादा आमदनी हो, क्योंकि कमीशन काट दी गई है। नम्मायात्री नागलक्ष्मी जैसी महिला चालकों को भी बढ़ावा देना चाहता है, जो अपना गुजारा ऑटो रिक्शा चलाकर करती हैं। When I came out for ride, I feel like manly. जब मैं चलाती हूँ तो मैं मर्दानी महसूस करती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुश्किलों का सामना किया। मैं 15,000 रुपए महीने कमा रही थी, अब 30,000 रुपए के आसपास कमाती हूँ। ये काफी अच्छा है।
मैं औरों का भी प्रशिक्षण कर रही हूँ। जब सब कुछ हम में है, बस उसे खोजने की जरूरत है। ये ऐप एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के जरिए बनाया गया और अब इससे शहर में ऐप्स के जरिए ऑटो पर होने वाली 4,28,000 यात्राओं में से करीब 17% हुई। नामा यात्री ने एक विशेष अभियान के तहत 50 महिलाओं को ईवी ऑटोज चलाने की ट्रेनिंग दी। I'm really proud of... मुझे इस काम पर नाज है। महिलाएं ये काम आसानी से कर सकती हैं। हम पैसे कमाते हैं। हम नामा यात्री ऐप के जरिए ज्यादा बचत कर रहे हैं। उबर और ओला का कारोबार ही कमीशनों पर निर्भर है। कहीं कहीं तो यात्रा का 30% कमीशन के तौर पर लिया जाता है। नामा यात्री सारा पैसा चालक को देता है। बस 25 रुपए रोजाना के हिसाब से इसका सब्सक्रिप्शन लिया जा सकता है। गवर्नमेंट मैंडेटेड मीटर प्राइसिंग। हम दूसरे ऐप्स के साथ मुकाबला नहीं कर रहे। इसमें न्यूनतम 30 रुपए के साथ प्रति किलोमीटर 15 रुपए पड़ते हैं। जहां से पिकअप किया वहां से इसकी शुरुआत होती है। चालकों को आप तक पहुंचने के लिए कुछ दूर आना पड़ता है तो उसके 10 रुपए जोड़े जाते हैं। उसके अलावा सरकार मीटर से 10-15% ज्यादा लेने की इजाजत देती है, जो हम चालकों और यात्रियों पर छोड़ देते हैं। ये समझने के लिए कि बेंगलुरु के ट्रैफिक में ऑटो चालक कैसे कमाई कर सकते हैं, मगियन ने खुद करीब 200 यात्राएं की। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी की बदौलत ऑटो चालक नामा मेट्रो के सहयोग से एक और ऐप मेट्रो मित्र भी लाए हैं। अगर आपको मेट्रो मित्र ऐप यूज करना हो तो आपको एक मेट्रो जोन में होना होगा, ताकि आप बोथ मेट्रो राइड्स भी परचेज कर सके और ऑटो रिक्शा राइड्स भी। लेकिन अब मैं रामेश्वरम कैफे में हूँ जो राजाजीनगर में है और मेरे को मलेश्वरम जाना चाहिए और उसके लिए ऑटो बुलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ नामा यात्री ऐप आपके फोन पे होना चाहिए। और मैं अभी मलेश्वरम के लिए 40 रुपीज पे करना पड़ेगा और वो 100% ऑफ द फेयर ऑटो रिक्शा ड्राइवर को जाएगा। चलिए, कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रतिभा रामन, बेंगलुरु में एनडीटीवी इंडिया के लिए। आगे बढ़ते हैं। सुपरस्टार रजनीकांत इन दिनों अपनी फिल्म जेलर के प्रमोशन में व्यस्त हैं और इसी सिलसिले में वो उत्तर प्रदेश पहुंचे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान वो योगी आदित्यनाथ के पैर छूते हुए भी नजर आए। रजनीकांत फिल्म जेलर के प्रमोशन को लेकर लगातार अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ से भी उनकी मुलाकात इसी सिलसिले में हुई है।